हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग 5वां भाग पढ़ेंगे। यह जो है उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास का अंतिम भाग होगा। इसके बाद हम लोग सीधे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आज में हम लोग जो पढ़ेंगे वह गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल, जिसके अंतर्गत हम मौखरी शासकों को हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा, पुष्यभूति वंश जिसको कि वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसमें हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, ठीक है। और इसके अलावा त्रिपक्षी संघर्ष, कन्नौज की सत्ता के लिए जो त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पाल वंश के बारे में, उसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा प्रतिहार शासकों का जब है कन्नौज पर अधिपत्य हो जाता है, उसके बाद उनका जब पतन होता है तो दो शक्तियों गढ़वाल जो है के राजपूताना वंश और जो है बुंदेलखंड के चंदेल शासक हैं, उनके बारे में जो है इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के बाद गुप्तों की जो है सत्ता वह छिन्न भिन्न हो गई। इसके बाद जो है क्षेत्रीयता की भावना का जो है विकास हुआ, जिससे विकेंद्रीकरण, यानी क्षेत्रीयता का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले एक बड़ा साम्राज्य था, इसके बाद किसी में इतनी क्षमता नहीं थी, ऐसा कोई शासक नहीं आया जो साम्राज्य को जोड़े रख सके, जिसके बाद हर अलग अलग क्षेत्रों में जो शक्तिशाली लोग थे उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करना शुरू किया और अलग अलग क्षेत्रों में अलग लोगों की जो है सत्ता स्थापित हुई। 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक बात करें तो तोड़मार और मिहिर कुल दो हूण आक्रमणकारी थे। तोड़मार और मिहिर कुल, इन दोनों ने जो है भारत पर आक्रमण किया। इसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा, कौशाम्बी इलाकों पर आक्रमण किया और उसको जला दिया। 7वीं शताब्दी तक आते आते जो है पहले पाटलिपुत्र जो है उत्तर भारत में राजनीति का केंद्र जो हुआ करता था वह पाटलिपुत्र हुआ करता था, लेकिन 7वीं सदी आते आते कन्नौज जो है उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र बन गया। ठीक है, गुप्तों के पतन के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ, जैसे कि मैत्रक, आपका मौखरी, पुष्यभूति वंश। इन सब के बारे में हम लोग जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है उनके बारे में एक एक करके देखेंगे। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वह मौखरी वंश। मौखरी वंश का संस्थापक कौन था? हरिवर्मा। मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मा था। इसका जो सबसे प्रमुख शासक था वह था ईशान वर्मा। ईशान वर्मा ने हूणों को परास्त किया और कन्नौज को उनसे मुक्त कराया। इनके हम प्रमुख अभिलेखों की बात करें मौखरी वंश के, तो पहला है हरहा अभिलेख। हरहा अभिलेख जो है वह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से प्राप्त हुआ है और इसको जो है ईशान वर्मा के पुत्र सूर्य वर्मा के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। इसमें इस वंश के प्रथम 4 राजा हरिवर्मा जो कि संस्थापक थे इस वंश के, उसके बाद आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा और ईशान वर्मा के शासनकाल की घटनाओं का जो उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो याद रखना है हरहा अभिलेख किस वंश से संबंधित है? मौखरी वंश से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बाराबंकी जिले से। नेक्स्ट है जौनपुर का अभिलेख। जौनपुर का जो अभिलेख है वह एक मस्जिद के दरवाजे पर उत्कीर्ण है, एक मस्जिद के दरवाजे पर उत्कीर्ण है। इसमें हरिवर्मा, आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा के नाम तथा उनके कार्यों का विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सोहनाग अभिलेख। सोहनाग का लेख जो है वह देवरिया जिले से प्राप्त होता है। इसमें भी मौखरी वंश के शासकों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। एक और जो याद रखना है, अभिलेख नहीं है लेकिन स्थान का नाम याद रखना है, भितौरा या भिटौरा या फैजाबाद यानी अयोध्या, जो कि अब इसका नाम बदल गया है अयोध्या। यहाँ से मौखरी शासकों की बहुत सी मुद्राएं प्राप्त होती हैं। इनमें कुछ मुद्राओं पर राजाओं के नाम जो है लिखे गए हैं और उनकी जो है तिथियां भी उस पर अंकित की गई हैं, जिससे इस वंश के शासकों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है और इस वंश के इतिहास के निर्माण में मदद मिलती है। अब यहाँ थोड़ा सा ये मैप हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये इलाका है थानेश्वर का। ये हरियाणा का जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र जनपद है, कुरुक्षेत्र जनपद वहीं है थानेश्वर।
ठीक है। पुष्यभूति वंश, जो नेक्स्ट वंश हम लोग पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश, जिसको कि वर्धन वंश भी कहा जाता है, तो उसकी जो जड़ है यही थानेश्वर। शुरुआत में इसकी राजधानी, पुष्यभूतियों की राजधानी थानेश्वर में ही थी। ये इलाका देखिए थानेश्वर का है। यहाँ पे देखिए ये है कन्नौज। ये पूरा जितना ग्रीन वाला सर्कल है ये हर्ष का शासन था। हर्षवर्धन जो था इसी पुष्यभूति वंश का ही शासक था। ठीक है, इतना इलाका हर्षवर्धन का था। ये इलाका देखिए एक गौड़ शासक, यहाँ पे गौड़ वंश का सत्ता था। याद रखिएगा, इसको अभी कहानी समझने में मदद मिलेगी। इलाका आप देख लीजिए क्षेत्र, क्योंकि अभी इन्हीं में संघर्ष होगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये इलाका देखिए यहाँ पे मालवा है। ठीक है, हर्षवर्धन से पहले ये मालवा अपना अलग यहाँ पे सत्ता थी। ये इलाका देखिए जो कि वर्तमान में गुजरात है, यहाँ पे जो है गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता थी। ठीक है, अब पुष्यभूति वंश का जो हमने बताया जड़ कहाँ पे था, थानेश्वर। यहाँ पे पुष्यभूति वंश के जो शुरुआती शासक थे, 3 शासक, वो सामंत शासक के रूप में काम किया। यानी पहले किसी राजा के अधीन थे, सामंत थे, और जब राजा की शक्ति क्षीण हुई यानी गुप्तों की ही, तो वहाँ पे वे सामंत शासक के रूप में काम करने लगे। चौथा शासक इसका जो हुआ प्रभाकर वर्धन, इसने जो है स्वतंत्र सत्ता यानी पुष्यभूति वंश के स्वतंत्र शासक कौन बना पहला, प्रभाकर वर्धन। इसके 2 पुत्र थे। इसके 2 पुत्र थे कौन कौन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राजश्री। हम लोगों ने पीछे मौखरी वंश पढ़ा है। मौखरी वंश यानी कन्नौज इलाके पे ही था। यहाँ का शासक था ग्रहवर्मा। इस समय इस राजश्री का विवाह ग्रहवर्मा के साथ हुआ। राजश्री का विवाह ग्रहवर्मा का साथ हुआ। और मालवा का उस समय शासक था देवगुप्त। इस देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को जो है पराजित करके उसको मार डाला। जिसके बाद राजश्री का बड़ा भाई राज्यवर्धन, इसने देवगुप्त पर आक्रमण किया और उसको हरा के मार डाला। एक गौड़ शासक, एक कन्नौज की सत्ता, हम लोगों ने बताया कन्नौज का उत्थान हो रहा था। कन्नौज अपने जो है कन्नौज एक समृद्धशाली शहर बन रहा था। एक गौड़ शासक यहाँ पर जो है अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। यह भी दुश्मन, ये भी दुश्मन, तो दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाता है दोस्त, गौड़। इस समय यहाँ पे शासक था शशांक। इसकी दोस्ती देवगुप्त से थी। इसने जो है राज्यवर्धन को धोखे से मरवा डाला। उसके बाद हर्षवर्धन की उम्र उस समय से 16 वर्ष। वह जो है थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में। 606 ईस्वी में जब 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन की उम्र 16 वर्ष थी, वह थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। इसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ लेगा शिलादित्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है, हर्षवर्धन। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। इसने शशांक को पराजित किया और उसको मार डाला और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब कन्नौज की सत्ता चूंकि वहाँ पे शून्य हो गया था, तो इसने कन्नौज का शासक हर्षवर्धन भी बना। अब थानेश्वर का भी शासक, कन्नौज का भी शासक, तो इसने थानेश्वर की जगह कन्नौज की अपनी राजधानी बना ली और कन्नौज की राजधानी बनाकर कन्नौज पर शासन करने लगा। और इस हर्षवर्धन के काल में ही कन्नौज अपने सबसे समृद्धि के स्तर पे पहुंचा और इसकी उसी समृद्धि के कारण महादेवश्री के नाम से उसे जाना जाता था। अगर आपसे प्रश्न पूछे महादेवश्री के नाम से किस प्राचीन शहर को जाना जाता था, तो आपको ये आंसर क्या होगा, कन्नौज। ठीक है, एक चीनी यात्री था वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये भी याद रखना है। वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन एक धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। इसने जो है आप लोगों ने सुना होगा कि हर्षवर्धन जो है हर साल प्रयाग में जाता था और जितना भी इसका धन रहता था उसका जो है दान कर देता था। अगले साल फिर
वही ये दोहराता था। इसके अलावा एक प्रश्न आया था यूपी लोअर में कि इसने हर्षवर्धन ने दो धार्मिक महासभा का आयोजन, विशाल धार्मिक महासभा का आयोजन कहाँ पे किया था? तो आपको याद रखना है कन्नौज और प्रयाग। हर्षवर्धन ने कन्नौज और प्रयाग में विशाल महाधार्मिक सभा का जो है आयोजन किया था। कन्नौज में इसने जो है विशाल धार्मिक महासभा का आयोजन किया था, प्रयाग में किया था, और प्रयाग में साथ ही साथ इसने महामोक्ष परिषद की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ ले कि हर्षवर्धन ने महामोक्ष परिषद की स्थापना कहाँ पे की थी, तो प्रयाग में। इसके अलावा हर्षवर्धन एक विद्वान था, स्वयं विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता था। हर्षवर्धन ने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 3 संस्कृत नाटकों की रचना की थी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि धावक नामक एक व्यक्ति था, धावक नामक कवि था, इसने जो है हर्षवर्धन से पुरस्कार लेकर उसके नाम से यह रचना रची है। ठीक है, तो आपको नाम धावक का भी याद रखना है, और बाकी ये नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है। अगर आपसे पूछ लेता है कि ऐसा माना जाता है कि किसके द्वारा पुरस्कार कौन पुरस्कार लेकर हर्षवर्धन के नाम से रचना किया था, तो आपको याद रखना है धावक। ठीक है, इसके अलावा हमने बताया कि यह जो है विद्वानों का आश्रयदाता था। बाणभट्ट जो कवि थे वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। हर्षचरित और कादंबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित के बारे में एक फैक्ट और याद रखना है कि हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछ लेगा कि हर्षकालीन किस रचना में तुला यंत्र या जल पंप का उल्लेख मिलता है, तो आपको याद रखना है हर्षचरित में। हर्षवर्धन के समय में मथुरा जो है सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अगर आपसे पूछ लिएगा हर्षकालीन कौन सा शहर सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो आपको याद रखना है मथुरा। अब यहाँ पे उत्तर में सत्ता किसकी थी? हर्षवर्धन की। इधर साइड में सत्ता थी पुलकेशिन द्वितीय की। दोनों महत्वाकांक्षी राजा थे। अब अगर दो महत्वाकांक्षी राजा हैं, दोनों अपनी शक्तियों का विस्तार करना चाहते हैं, तो संघर्ष अवश्यंभावी है। इन दोनों में संघर्ष हुआ नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ और पुलकेशिन द्वितीय जो है जीत गया, जिसके बाद कन्नौज का जो है समृद्धि एक बार फिर से पीछे की ओर गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश से संबंधित जो प्रमुख अभिलेख कहाँ से मिले हैं। तो पहला जो याद रखना है, उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ना है और कहीं पढ़ना नहीं है। बसखेड़ा का लेख कहाँ पे है? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर जिले में। इससे पता चलता है कि हर्ष ने मरकट सागर नामक ग्राम को बालचंद्र तथा भट्ट स्वामी नाम के 2 भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मणों को दान दिया था। यानी अगर आपसे प्रश्न ये बनेगा कैसे कि मरकट सागर नामक गांव ब्राह्मणों को दान दिए जाने का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? बसखेड़ा का अभिलेख। बसखेड़ा का अभिलेख कहाँ पे है? शाहजहांपुर। बसखेड़ा का अभिलेख किससे संबंधित है? हर्षवर्धन से। इसमें हर्षकालीन शासन के अनेक प्रदेशों तथा पदाधिकारियों के नाम ज्ञात होते हैं। साथ ही राजवर्धन द्वारा मालवा के शासक देवगुप्त को, हमने अभी चर्चा किया था कि देवगुप्त को राजवर्धन ने पराजित किया था और गौड़ नरेश ने धोखे से जो है राजवर्धन की हत्या कर दी थी। इसका उल्लेख इसी बसखेड़ा अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मधुबन का लेख। मधुबन जो है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में है। इसमें हर्ष द्वारा श्रावस्ती भुक्ति के सोमकुंडा नामक ग्राम को दान देने का जो है विवरण प्राप्त होता है। अब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, उसके बाद 75 वर्षों तक कन्नौज का इतिहास जो है अंधकारमय है, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है जब तक कि यशोवर्मन कन्नौज के राज्य सिंहासन पर आसीन नहीं होता है। यशोवर्मन के बारे में जानकारी जो है मुख्यतः उसके दरबारी कवि वाकपति के रचना गौडहो से प्राप्त होती है। गौडहो किसकी रचना है? वाकपति। याद रखना है, गौडहो किसकी रचना है? वाकपति की रचना है। वाकपति किसका दरबारी कवि था? यशोवर्मन का। ठीक है, इसके अलावा एक नाम आपने सुना होगा भवभूति, ये संस्कृति के महान नाटककार थे। इनकी रचना है मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। भवभूति की रचना कौन कौन सी है? मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित। ये भी जो है यशोवर्मन के दरबार में निवास करते थे। अब
हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज की शक्ति, कन्नौज समृद्धि पे अपने पहुंच गया था। उस पे जितनी भी शक्तियाँ उभरी वे उस पे अपना सत्ता स्थापित करना चाहती थी। 8वीं शताब्दी में जिन 3 बड़ी शक्तियों का उदय हुआ वे थे गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। इन्हीं तीनों शक्तियों के बीच कन्नौज पर सत्ता स्थापित करने के लिए लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष चला। इस संघर्ष में अंतिम सफलता जो है गुर्जर प्रतिहारों को मिली। गुर्जर प्रतिहार की बात करें तो मिहिर भोज जो है इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। हमको पूरा इतिहास तो पढ़ना नहीं है, हमको उत्तर प्रदेश से जो है संबंधित उससे पढ़ना है उसके बारे में। मिहिर भोज जो है यह सबसे शक्तिशाली राजा था। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। यानी आप इनसे पूछ लेगा किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी, तो मिहिर भोज ने। ठीक है, यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसने विष्णु के सम्मान में आदिवराह की उपाधि ग्रहण की थी। मिहिर भोज के शासनकाल में ही अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था। ये प्रश्न याद रखना है कि सुलेमान, अरबी यात्री सुलेमान किस गुर्जर प्रतिहार शासक या किस शासक के समय में आया था? मिहिर भोज के शासन काल में। प्रतिहारों के बाद जब उनकी शक्ति क्षीण हुई तो इस जगह पर जो है इस क्षेत्र में पुनः जो है अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। इस समय यहाँ पे 2 शक्तियों का उद्भव हुआ। पहला बुंदेलखंड के चंदेल शासकों का और दूसरा गढ़वाल, कन्नौज के गढ़वाल शासकों का। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे बुंदेलखंड के चंदेल शासकों के बारे में। इसकी स्थापना, इसका जो संस्थापक था वह कौन था? नन्नुक। इसने 831 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। बुंदेलखंड को पहले जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न आ चुका है, इसको याद रखिएगा। बुंदेलखंड, जेजाग भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? बुंदेलखंड। ठीक है, इन शासकों की पहली राजधानी, जो प्रारंभ में राजधानी थी, वह कालिंजर थी। बाद में जो है खजुराहो राजधानी बनी। और खजुराहो राजधानी कौन लेके गया था? राजा धंग। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। इसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं कि यशोवर्मन के दरबार में जो है वाकपति और भभूति निवास करते थे। धंग देव की बात करें तो धंग देव ने कई मंदिरों का निर्माण कराया था, जैसे बैद्यनाथ मंदिर। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है, कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है, अगर पूछ ले, कंदरिया महादेव पूछा हुआ है पर कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किस शासकों के द्वारा कराया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा। और धंग देव ने ही इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा एक शासक का नाम याद रखना है, विद्याधर। जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था भारत पर, तो उस समय विद्याधर चंदेल वंश का शासक था। विद्याधर एकमात्र ऐसा शासक था जिसको महमूद गजनवी परास्त करने में या अपनी अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहा था। और उसी समय कन्नौज में जो शासक था वह था राज्यपाल। राज्यपाल ने महमूद गजनवी की सत्ता स्वीकार कर ली, जिसके बाद विद्याधर ने राज्यपाल को परास्त कर उसको मार डाला। इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा आल्हा और उदल। आल्हा उदल का संबंध भी जो है वह चंदेल शासकों से है। एक चंदेल शासक थे परिमर्दी देव, जिन्हें की जो है लोक कथाओं में वीर परमाल के नाम से जाना जाता है। आल्हा उदल इन्हीं के दरबार में रहते थे, इन्हीं के सेनानायक थे। परिमर्दी देव इस वंश यानी चंदेल वंश का अंतिम शासक था। इसने कुतुबुद्दीन, जब आल्हा उदल लड़ते हुए मारे गए, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की इसने सत्ता जो है स्वीकार कर ली, जिसके बाद इसका मंत्री था अजयपाल। इसने परिमर्द देव की हत्या कर दी और चंदेल वंश की सत्ता जो है समाप्त हुई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कन्नौज के गढ़वाल वंश यानी राठौर राजवंश के बारे में। इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। चंद्रदेव के बाद जो है शासक इसके बने मदनपाल। मदनपाल के बाद बना गोविंद चंद। गोविंद चंद जो है इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इसके बाद बने विजय चंद और विजय चंद का पुत्र हुआ जयचंद, जिसके बारे में आप लोग जिसका नाम सुना होगा। ठीक है, पहले बात करते हैं
इस वंश से की जानकारी देने वाले जो प्रमुख अभिलेख हैं जो कि उत्तर प्रदेश से मिले हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है चंद्रदेव का चंद्रावली वाराणसी दानपत्र अभिलेख। दूसरा मदन पाल के राहन था बसही अभिलेख। तीसरा है गोविंद चंद के वाराणसी था कमौली के ताम्रपत्र अभिलेख। गोविंद चंद्र का देवरिया से प्राप्त अभिलेख और कुमार देवी का सारनाथ लेख। कुमार देवी जो है गोविंद चंद की ही पत्नी थी, उनका जो है लेख सारनाथ से प्राप्त हुआ है। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें तो कौन थे? गोविंद चंद थे। जब तुर्क आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया तो उन्होंने मदन पाल को बंदी बना लिया, जिसके बाद गोविंद चंद ने उनको परास्त करके मदन पाल को जो है मुक्त कराया और उसके बाद कन्नौज की जो है शक्ति को फिर से पुनर्स्थापित किया। इसने गोविंद चंद ने कन्नौज के जो है गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। इसने कई स्थानों पर जो है विजय प्राप्त की। इसके दान पत्र, इसके सिक्के कई जगहों से मिलते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि इसने जो है कन्नौज की जो समृद्धि थी उसको पुनः स्थापित कर दी थी। इसने इसके अलावा इसको विविध विचार वाचस्पति कहा गया है। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि यह जो है स्वयं जो है एक विद्वान आदमी था और इसका मंत्री था लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर ने एक रचना की है जिसका नाम आप लोग को याद रखना है, कृत्य कल्पतरु। कृत्यकल्पतरु किसकी रचना है? लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर जो है गोविंद चंद के दरबार में रहते थे, उनके मंत्री थे। ठीक है। गोविंद चंद की पत्नी थी कुमार देवी, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कुमार देवी जो थी वह बौद्ध मतानुयायी थी। इन्होंने धर्म चक्र जिन विहार की जो है बनवाया था, जिस पर एक लेप। अब आपसे पूछ लेगा धर्म चक्र जिन विहार किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुमार देवी, यानी कौन से राजवंश से संबंधित थी? कन्नौज के गढ़वाल राजवंश से संबंधित थी। जयचंद जो था, जयचंद इस वंश का सबसे अंतिम शासक था। इसी के समय जो है मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जयचंद के राज्य पर आक्रमण कर दिया और चंदावर नामक स्थान पर, चंदावर जो है अभी वर्तमान में जो है फिरोजाबाद, कुछ पुस्तकों में आप लोग को इटावा मिलेगा, पहले यह इटावा में था लेकिन वर्तमान में यह फिरोजाबाद जनपद में पड़ता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। यहीं पर जो है इस जयचंद की लड़ाई मोहम्मद गोरी से होती है और जयचंद परास्त होता है, जिसके बाद इस वंश का जो है समाप्ति होती है। इस प्रकार हम लोग पूर्व मध्यकाल और गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्यकाल के बारे में पढ़ चुके। अब यहाँ पे जो है हम लोग का जो है उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास समाप्त होता है। अभी तक हम लोगों ने 5 वीडियो इस पे जो है क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो उससे संबंधित जो है प्रश्न उसको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।